नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। शाहीन बाग आंदोलन के 100 दिनों के बाद अब किसान आंदोलन के 100 दिन गुजर चुके हैं। शाहीन बाग आंदोलन को ख़त्म हुए भी तकरीबन 1 साल का वक्त अब गुजर रहा है, लेकिन उस आंदोलन के चेहरों के तौर पर अगर हम देखें तो एक बड़ा चेहरा उभर कर आया सफूरा जरगर का। 28 साल की वो लड़की जिसने एक आंदोलन को खड़ा करने में एक भूमिका निभाई, उसके बाद वो गर्भवती थी, उसी हालत में वो जेल गई। उसके ऊपर एंटी टेरर लॉ UAPA लगाया गया भारत सरकार के ज़रिए, भारत की पुलिस के ज़रिए, और किस तरह से एक इंटरनेशनल आउटरीच वो जो गर्भवती महिला थी उसको लेकर न सिर्फ कि भारत में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर हमने देखा कि आउटरीच हुआ। उसके बाद कई हफ्तों जेल में गुजारने के बाद सफूरा जरगर जेल से बाहर निकल चुकी हैं, एक बच्चे की मां हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सफूरा मौजूद हैं। सफूरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये सभी ये जानना चाहते हैं कि आप जितने दिन भी जेल में रहीं, 2.5-3 महीने आप जेल में रहीं, वो किस तरह का पूरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ गुजरा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जिनके जेल जाने पर न सिर्फ कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आउटरीच हमने देखा। आई थिंक कि व्हेन आई वाज अरेस्टेड, जब मेरी अरेस्टिंग हुई थी उस टाइम पे वो वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब आई वाज प्रेग्नेंट, मैं रेस्ट कर रही थी एंड सडनली सो मैनी पीपल, पुलिस कम्स टू माई हाउस, दे नॉक और वो मुझसे सवाल करने लगते हैं एकदम से। मेरे हस्बैंड वहीं पर थे और मेरे इन लॉज भी थे और सब एकदम से घबरा गए। तो मैं यही समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुद को दिलासा दूं कि बिकॉज मैं जब उनको देख रही थी तो आई वाज फीलिंग कि हाई BP पेशेंट्स, वो सब प्रॉब्लम्स। तो उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया था हाउ टू रिएक्ट, बट मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो यही था कि जो होगा मतलब देखा जाएगा सफूरा, अभी अपने आप को काम रखो। बिकॉज इफ़ अगर मेरे साथ मेरा BP शूट कर जाता या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता, देन इट वॉज अ थ्रेट टू माई बेबीज़ लाइफ। तो माई एंटायर एनर्जी एंड मेरा पूरा माइंड इसी पे था कि मैं अपने आप को, मुझे घबराना नहीं है, बिल्कुल काम रखना है एंड आई विल, मतलब समहाउ आई हैव टू गेट थ्रू दिस। और जब मैं घर से जा रही थी तो उस टाइम पे भी मुझे यही लग रहा था कि मैं वापस आ जाऊंगी शाम तक। बट जब वो अरेस्ट हुआ रात में 10-10:30 बजे के करीब, तो वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। और आधी रात को स्पेशल सेल से ट्रांसफ़र होके जाफराबाद गई मैं, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई थी, और मुझे बताया भी नहीं गया था कि मैं वहाँ, मुझे जाफराबाद ले जाया जा रहा है या मेरे पे क्या FIR है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मुझे ले जाया जा रहा था। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि शायद ये ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट्स हैं। इस तरह का फीलिंग मुझे आ रहा था कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, आई वोंट बी alive, maybe I won't be alive tomorrow. This was in the police custody, all of these problems. उसके बाद जब JC में चली गई, मतलब I was advised by my lawyer, we will try कि आपको जल्द से जल्द judicial custody भेजा जाए। तो I was expecting कि okay, JC is supposed to be better than PC. बट इट वॉज, वो मुझे और भी ज़्यादा वहाँ पे अलोन, सबसे ज़्यादा मेरे को आइसोलेशन में जब डाल दिया गया। एक वार्ड नंबर 9 कहा जाता है हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में, जिसको एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ था। इट हैज़ वेरी हाई वॉल्स, बार्ब्ड वायर्स एंड डबल लॉक इन द सेल्स, एंड मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। द फर्स्ट नाइट मेरा नोज़ ब्लीड होता है रात में, तो मैं मेडिकल बेल बजाती रहती हूँ। बट वो जेल में इतने कोने में है ना वो वार्ड की, इट टेक्स टाइम फॉर समबडी टू रीच देयर। तो बट आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल्स, द पुलिस केम and the medical staff came, and they checked and they said कि maybe it was a BP shoot or something, that is why this happened. But उसके बाद मैं ठीक थी। From there on, what उसके बाद ये होता है कि मुझे next day वो नाश्ता देना भूल जाते हैं। तो सिंस मैं जेल में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है कि मुझे कब नाश्ता मिलने वाला है, कब मुझे सुबह उठना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस चीज़ में क्या रिएक्ट करना है। द ओनली थिंग मैं उनको बार बार बोली जा रही थी कि मेरे को, आई वॉन्ट टू स्पीक टू माई लॉयर, बिकॉज मुझे ये बोला गया था कि आप अपने लॉयर से मिल सकते हैं जब आप जेल में हो। आप जब जेल में जाते हैं तो आपको परमिशन होती है कि आप अपने घर पे कॉल कर सकें। बट मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये नहीं हो पाया। ऑल्दो
बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आप अकेले हो बिल्कुल अपने थॉट्स के साथ, मतलब आई वांटेड कि मैं अपना थोड़ा माइंड को किस तरह से एंगेज करने की कोशिश करूं, तो मैंने एक किताब मांगी, जो कि पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे एक स्टाफ मेंबर ने एक बुक दी, तो विच वॉज रीडर्स डाइजेस्ट, तो मैं वो पढ़ के मैंने अपना कुछ वक्त काटा। उसके बाद मेरे को फिर वार्ड नंबर 8 में शिफ्ट कर दिया गया, एंड वहाँ पे इट इज़ कॉल्ड द न्यू मुलाइजा वार्ड, एंड वहाँ पे इट वाज मोर लाइक देयर वर मोर पीपल अराउंड, so I could at least see people. So that was a big relief. But again, I was locked up. I was locked up for 15 days, whereas other people who had come after me, they were also roaming about. तो मुझे ये चीज़ इनिशियली तो मतलब I didn't realize कि what is happening, but slowly मैंने जब ये बार बार देखा, तो फिर मैंने लेटर्स लिखे सुपरिटेंडेंट को कि आस्किंग दैट क्यों मुझे ऐसे बंद करके रखा हुआ है। अगैन एंड अगैन जब मैंने लेटर्स लिखे तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आई एंगेज्ड मेडिकल स्टाफ के साथ, मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताइए, इतना तो मेरा हक बनता है जानने का, आपने मुझे जेल में रखा है, पर क्या मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, सडनली मैं जानवर बन गई हूँ जिस तरह से आपने मुझे बंद करके रखा हुआ है। इनफैक्ट सफाई करनी होती है आपको अपने सेल की, उसके लिए आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, आपके पास बकेट नहीं है, आप नहाओगे कैसे, सुबह 1 घंटा पानी आता है और पूरा दिन आप उस पर चलते हो। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, आई मीन मैं और भी बहुत कुछ है जो जेल में हर 2-2.5 महीने में जो आपने गुजारा। लेकिन सफूरा, जो आप जेल में थी तो इतना काफ़ी नहीं था, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक पूरा कैंपेन आपके ख़िलाफ़ चलाया गया, बदनाम करने की कोशिशें की गई, ये भी कहा गया कि आप अविवाहित हैं और बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। मतलब हर तरह से, जिस तरह से एक चरित्र हनन या कैरेक्टर असैसिनेशन जो किया जाता है वो करने की कोशिश हुई। क्या आपको इन सब बातों के बारे में मालूमात थी, जानकारी थी जब आप जेल में थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कोविड ने कितना एक्सैसरबेट कर दिया था इशू को, सिचुएशन को। मुलाकात आपकी बंद थी, मतलब आई कुडंट मीट एनीबडी, यू हैव 2 मुलाकात, हफ्ते में 2 बार आपसे कोई भी आके मिल सकता है, आपका लॉयर आपसे हफ्ते में 2 बार आके मिल सकता है, बट फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, बट हमारे लिए सब कुछ बंद था, मतलब कंप्लीटली कट ऑफ था। और एक कहीं ना कहीं एक फियर आ जाता है आपके अंदर कि आप यहाँ पर हो, किसी को पता भी नहीं है कि आप यहाँ पर हो, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एंड किसी को बाहर पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। सो वो फियर बार बार आपके दिमाग में आता रहता है। इनफैक्ट जब मेरा लास्ट जब मुझे प्रेजेंट करना था मैजिस्ट्रेट के सामने 15 अप्रैल को, तो मेरे लॉयर को बोला गया था कि मुझे मंडोली में प्रेजेंट किया जाएगा, बट एट द लास्ट मोमेंट मुझे तिहाड़ में प्रेजेंट किया गया। तो एंड दैट वाज समथिंग, मेरे लॉयर्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो अगेन वो मेरी एंग्जाइटी और ज़्यादा उससे भर रही थी। तो ऑल अलोन मुझको लाइक एक पुलिस कार में ले जाके दे ड्रॉप्ड मी एट they sent me to the JC in Tihar jail. So I was completely all alone through the entire process, and even after that when I kept asking for my lawyer again and again, तो मेरे को कोई एक्सेस ही नहीं मिल पाया। सफूरा, आपको जो स्टेट और पुलिस के मुताबिक आपको UAPA में जो है जेल भेजा गया, जो कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट है, यानी कि जो एंटी टेरर आतंक निरोधी कानून है, उसमें एक स्टूडेंट को भेजा गया, जिसमें आपको ये बताया गया कि आप वन ऑफ द की कंस्पिरेटर्स हैं, जो मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली दंगों की। जब आपने ये सब चार्जेस आपके सामने देखे और आप जो हैं वो NTCA NRC मूवमेंट का एक हिस्सा रहीं, हालांकि ये बात भी सच है कि आप चेहरा नहीं थी, क्योंकि NTCA NRC मूवमेंट के बहुत चेहरे नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको पिक किया गया। आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था, आप किस स्तर पर इन्वॉल्व थी इस पूरे मूवमेंट में? आई थिंक एज अ स्टूडेंट ऑफ जामिया, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, मैं भी उसी तरह से इन्वॉल्व थी। वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप द मूवमेंट अलाइव अपने स्तर पे, जामिया के स्तर पे, बिकॉज बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया से, जामिया के स्टूडेंट्स से, एंड बोला जा रहा था ऐसा कि जामिया के स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन लेके आए हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप ही एकदम शांत हो जाओगे या सप्रेस हो जाओगे, अगर वो लोग कामयाब हो जाते हैं आपकी आवाज़ को दबाने में, तो कहीं ना कहीं पूरी मूवमेंट का मोरल डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा फोकस था, इट वॉज जस्ट अबाउट कीपिंग द मूवमेंट अलाइव। वी वर डूइंग स्मॉल थिंग्स इन आवर वे। हम लोग
पूरे through the entire movement we could not complete one march to the parliament in this country which we attempted so many times. What was उसमें गलत बात क्या थी ये हमें आज भी नहीं लेकिन बताया आपका जाता है। मोटिवेशन क्या था जब आप एनआरसी सीए प्रोटेस्ट से जुड़ी हैं आप, तो आप क्या कहना चाहती थी उसके ज़रिए? ज़ाहिर है एक्टिविज़म आपके लिए कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, लेकिन आप किस तरह से, आप क्या वजह थी कि आपने समझा कि आपको इसका हिस्सा बनना है? देखिए, देर आर टू साइड्स टू दिस स्टोरी एंड आई एग्री विद बोथ द साइड्स, सो मैं दोनों तरफ से बोलना चाहूँगी। एक तो ये है कि द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप is changing in this country. When we already have a citizenship law, what was the need to change it? Secondly, सरकार कहती है कि ये citizenship देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, बट वाई आर यू लीविंग आउट वन सर्टन कम्युनिटी फ्रॉम दैट लॉ इज समथिंग that we have questioned. And as citizens living in this country, as a citizen of India, I have a right to question that. So that is, it was something that the students had raised the issue about it. So I felt that as a student I have a right to be, and more importantly, we students हम बहुत सारे issues पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ CA NRC नहीं है, हर issue पे हमने अपनी आवाज़ सुनाई है, because university is the idea space, right? जिस तरह से इस आवाज़ को दबाया गया, वो जो इशू था द पुलिस ब्रूटैलिटी, अगेन वो जो इशू था वो पूरा आइडेंटिटी इशू लेके आया। लोग कहते हैं कि आपने मूवमेंट को आइडेंटिटी के बारे में क्यों बनाया, जबकि मूवमेंट तो CA का था। हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी तो आप लेके आए, आपने हमेशा हमारी आइडेंटिटी को टारगेट किया, आपने हमेशा बोला कि ये मुसलमान हैं इसीलिए इनका हक प्रोटेस्ट करने का नहीं है, तो हमने भी ये बोला कि ठीक है हम मुसलमान हैं और हमें ये कंट्री हक देती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम इस पे बोल सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं। सो इट इज द आइडेंटिटी क्वेश्चन व्हेन यू गेट टारगेटेड फॉर समथिंग, यू मतलब व्हाट आई फील, मेनी पीपल माइट फील डिफरेंटेड, आई फील दैट इफ यू विल टारगेट मी ऑन समथिंग आई विल हाईलाइट इट मोर एंड मोर बिकॉज इट इज करेक्ट एंड इट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक जगह होती है जहाँ विचार, आइडियाज़, ख्यालात का एक मंथन होना चाहिए, उनका एक डिस्कशन होना चाहिए। शायद यही एक आइडिया भी है बिहाइंड सेटिंग अप यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन का। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि रियल ऑपोजिशन भी हमारे कैंपसेस बन गए हैं। क्या आपको ये रियलाइजेशन था कि आप इतनी माइटी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन का एक हिस्सा हैं? क्या आपको ये अंदाज़ा था कि आप जो कर रही हैं वो कितना पावरफुल है? तब तक तो अंदाज़ा नहीं हुआ जब तक मतलब पूरी दुनिया में जिस तरह से जामे के लिए लोगों ने बोलना शुरू किया, नॉट जस्ट इन इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब एक्चुअली रियलाइज होता है कि हमें लगता है कि हम तो स्टूडेंट है, हम क्या कर लेंगे, ऐसे हम यूनिवर्सिटी में बातें करते हैं, यार तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा। बट जब हुआ ना कि व्हाट इम्पैक्ट कैन इवन वन वॉइस मेक, और एक एक आवाज़ करके ही तो बहुत सारी आवाज़ें बन जाती हैं और एक बुलंद आवाज़ बनती है, तो जब ये हम लोगों का एक्सपीरियंस हुआ वो हमारे को और भी ज़्यादा इट गिव्स अस मोटिवेशन टू कंटिन्यू डूइंग सो एंड कंटिन्यू रेजिंग द वॉइस। एंड ऑल्सो आई फील कि इट इज़ जब भी I feel that history is a witness to the fact that in the face of the highest, the deepest form of oppression or fascism, it is always the students, it is not something new, it is always the students who have taken the mantle, who have shown the way, even in the freedom struggle, if you see. And Jamia is born out of the freedom struggle, and that means that we have all the more responsibility that if the constitution or the country's ideals are getting undermined, तो हमारा तो और ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हक से ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करें। कह रही हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर, ऐसा स्टूडेंट जिसको एक प्रिविलेज मिला कि वो हायर एजुकेशन जाए, यूनिवर्सिटी जाए, आप समझती हैं आपकी जिम्मेदारी है। सफूरा, कितना कुछ आपने सहा इस दौरान, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल गई, साधारण से असाधारण ज़िंदगी बन गई। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप इस सब को बदल सकें और वापस जा सकें कि ठीक है मेरे पास ये विकल्प है कि मैं इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेती हूँ, अपने जीवन को सुरक्षित कर लेती हूँ, मुझे इस सब जो है वो से दो चार नहीं होना है तकलीफ़ों से, क्या आप ये चूज़ करेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल चूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि maybe some people wanted to make an example out of me, but I feel that yes, they have definitely made an example out of me, and I want to be an example of courage. I want to be an example of not being silent even in the face of adverse hatred, adverse attack, and
malign campaign which was launched strategically to malign my image, to dehumanize me essentially, so that it is easier for people to perceive कि हाँ तो ये तो ऐसी ही है तो she should rot in jail, and it is okay for a pregnant woman to rot in jail in the middle of a pandemic. So all of this was done, and I feel that I mean, I don't know, maybe I won't be able to do it, but I want to be an example of that. I want to be an example that you may do whatever you want to, but if somebody rises above the fear, and so they can make an impact in this, against any kind of government, however strong it may be or however suppressing it may be. और अब जो NTCA NRC मूवमेंट है उसको 1 साल लगभग ख़त्म हुए भी हो गया है। कहाँ है वो मूवमेंट? उसका जो 100 दिन थे, जो पूरा आंदोलन चला, अब उसका क्या भविष्य आप देखती हैं? क्योंकि इतने लोग इसमें शामिल हुए, करोड़ों लोग उसका हिस्सा रहे, दर्जनों लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, यानी हम ये कहें तो हज़ारों ज़िंदगियां प्रभावित हुई हैं इस आंदोलन से। लेकिन अगर देखा जाए कि उसका हमें नतीजा क्या मिला या अब उसका भविष्य क्या है, तो आप कहाँ देखती हैं? I feel this is part 2 of the CAA movement, because बहुत बाहर ऐसा देखने में लगता है कि, और ऐसा दिखाया जाता है कि मूवमेंट ख़त्म हो गया है, बट मूवमेंट अभी भी चल रहा है। मूवमेंट कोर्ट रूम्स में चल रहा है, मूवमेंट जेल्स में चल रहा है, मूवमेंट हमारे इनफैक्ट हमारे घरों में चल रहा है, कि जहाँ पे हम एवरीडे अपने ऊपर वायलेंस होते हुए देखते हैं, बट अब शायद हम चुप नहीं रहते, हम सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बात नहीं करते, हम अपनी अपनी लेवल पे उस वॉइस को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द मूवमेंट दैट ऑफ द CAA, I think it is in its second phase, wherein we have taken the battle even more strongly. हम लोग एक सिस्टम से लड़ रहे हैं, और हम किस तरह से लड़ रहे हैं आप देखिए। so many students have undergone, I mean they have through the course of, after the dharna was over, and we at Jamia called it off. We called it off because we thought that it was important, and we prioritized to deal with the pandemic। इस टाइम पे जब पैंडेमिक आ गया तो हमने कॉल ऑफ किया, और उसको ऐसे दिखाया गया कि स्टूडेंट्स को फोर्सफुली रिमूव किया गया, हमने उसको मूव नहीं किया गया। और उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि ये जो हमारी जो आवाज़ है CAA NRC के खिलाफ, वो अभी भी जारी है। हमारी वो जो लड़ाई है वो हम अभी भी जारी है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया है। I mean, which country does this? कि you demonize, you criminalize your own students, and you don't even address them. You don't address your own students, the student who is going to be the, I mean, who are going to be the future of the country. You're not even addressing that. So again, I feel कि बहुत ऐसा perception होगा कि movement जारी नहीं है, but कितने लोग, so many people have been arrested, so many people are undergoing harassment, extortion at the hands of the system, and they're fighting against it. I think this is part of the movement, and it will not end here, because तो आप ये कह रही हैं कि चल रहा है आंदोलन, उसका चेहरा बदल गया है। जी बिल्कुल। और किसान आंदोलन और NTCA आंदोलन में क्या आप समानांतर देखती हैं, क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं? देखिए, आंदोलन, जो एक आंदोलन, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आंदोलन का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता, राइट? दे आर ऑल जनरल। सो वी ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट some laws that the government, जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर थोप दिए बिना हमसे पूछे हुए, और वो लोग भी इसी की बात कर रहे हैं कि कुछ लॉज हैं जो उन पे थोप दिए गए हैं विदाउट उनसे कंसल्ट किए हुए। तो हम सबकी लड़ाई एक ही है, हम सबकी लड़ाई है कि डेमोक्रेसी कंट्री में रिस्टोर हो, हम सबकी लड़ाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन ना किया गया। जो वादे आपने किए, आपके संविधान ने किए, उसके अपने सिटीजन से आप वादा खिलाफी ना करें, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब मूवमेंट्स में कॉमन होती हैं, और इन मूवमेंट्स में भी आई थिंक यही कॉमन है। एंड ऑल्सो फार्मर्स हैव कंप्लीटेड 100 days, एंड ऑल्दो हम उनके साथ ग्राउंड पे नहीं हो सकते हैं, बट इन स्पिरिट हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और हमारे जज्बे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरा इन व्हाट वेज, किस तरह से आपको ये जेल में जो दिन आपने गुजारे, इन्होंने कैसे बदला आपको? एक स्टूडेंट के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक इंडियन के तौर पे? See, frankly, even till now I'm not able to understand, sometimes what has happened and what is going to happen. There is so much uncertainty about the future. So during my jail time, I definitely, I was always very impatient in so many things in life generally, and quick to react and things like that. But and also
also I have learned one very important thing, that there is hope beyond hopelessness also. Like I was in a hopeless situation, I was slapped with UAPA. I mean, who has got bail in UAPA, right? So this was something that made me open my eyes. It made me like more of a believer, more of a practicing Muslim in life, and I've certainly started looking at things from a very, very different perspective. Like, you know, we look at things from a very micro perspective in life mostly. So my perspective has become more enlarged, I would say, and I think I have also started looking beyond like practicality, so into spirituality. So that is something that has really changed in my life. और सफ़ूरा, इसके बाद कहा जाता है कि जो जो कैदी हैं फ़िलहाल उसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की जो बहुत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, इनफैक्ट जिन लोगों को फांसी की भी सज़ा हुई है उनमें भी ज़्यादातर बल्कि उन तबकों से आए हुए लोग हैं जो कि सोशली और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हों या माइनॉरिटीज़ हों। लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक सोशल एलीट माने जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स में से कोई उनका पार्ट बन जाए, जिनको ये माना जाए कि ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड्स, तो ये आपका जो इंटरमिंगलिंग था ऑफ टू वर्ल्ड्स, इसको आपने किस तरह से देखा? यू थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड मे बी जो जुडिशल प्रोसेसेस हैं, जेल है, नाइंसाफ़ी है, वायलेंस है, इनको आप अलग तरीके से देखती हैं अब? Definitely there is a difference between reading about it, knowing about it, and actually experiencing it. So it's not like I as a student, I have been an active student in the campus, politically active student. So it's not like this term was new to us, right? So we've been talking about all of these laws like the UAPA, the NIA, how they are being misused to suppress dissent in the country. But it is an altogether different thing to experience it on you, right? So sometimes I used to feel that it's like my life is just passing by. I am a spectator of my own life, because there is nothing in your control. You are carried like a package from one place to another. They're taking you to the medical room, they're taking you here, you can't do this is now you will be logged in, this is now you will be fed, this is the time that water will come, so you have to bath, you have to wash, so all of these things. So sometimes you do feel that you're just out and दूसरे लोगों के ऑर्डर्स पे आपकी ज़िंदगी चल रही है completely. And again, the only thing that you keep questioning is हमने ऐसा किया क्या था? What did we do to deserve this? So yeah, we are paying the price of our conscience, most importantly. Prisoner of conscience. Yeah. लेकिन सफ़ूरा, you are a woman, you are a Muslim, but you are also a Kashmiri. आपकी अलग एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, और हमने पिछले 60-70 सालों में भारत में ये देखा है कि ज़्यादातर मुद्दे अलग होते हैं। कश्मीरी लोगों के अलग मुद्दे हैं अपने, उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ अलग हैं, सोशल इश्यूज़ अलग हैं, और बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा था हमने कि एक कॉमन थ्रेड बिटवीन से इंडियन मुस्लिम्स जो मेन लैंड वाले मुस्लिम्स हैं और जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। आपको ये कैसे ख्याल आया कि ये जो CA NRC प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है? आपका रोल क्या था इसमें? आरफा, आई हैव नॉट, मतलब मैंने बात नहीं किया अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पर्सनली आइडेंटिटी के बारे में एज सच, बट आई बिलोंग टू किश्तवाड़ रीजन from Jammu and Kashmir, which is very distinct from the valley also, and it's more closer to the Jammu region. So I would say that I would not want to appropriate that space जो कि Kashmiris का है, because the struggles are different, definitely struggles different है हम लोगों की, and it's like I have talked about the Kashmir issue, हमेशा मैंने आवाज़ उठाई है कश्मीर इशू पे, but specifically in terms of my identity, मैं 20, and that is I think ये बहुत ज़्यादा आजकल के लोगों की आइडेंटिटी है. You belong to small towns, you come to the cities, for various reasons. There is migration, there is upward social mobility, बहुत कुछ होता है. आप आते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपनी वो आइडेंटिटी को भी नहीं छोड़ते हो. तो मेरे लिए दोनों आइडेंटिटी मेरी इंपॉर्टेंट है. अगर मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, that does not mean that this city is not close to my heart. It is. और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मेरी जो आइडेंटिटी है एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी डियर टू मी. सो बीइंग फ्रॉम किश्तवाड़ एंड द कश्मीर इशू entirely is definitely very close to my heart. So my identity necessarily does not
it does influence my opinions because the perspective of seeing things changes. So when I was back in Kashmir, back in Kishtwar, तो हम लोग ने militancy बहुत closely देखा है. अभी भी हम जाते हैं, हमारे relatives हैं, हम हर festival घर पे मनाते हैं. तो आपकी वो experiences definitely difficult होते हैं और मुझे ऐसा लगता है experiences कभी communicate नहीं किए जा सकते. वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो. मैं तो 2016 में जामिया में आई. उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं, बट अब मुझे ऐसे रियलाइज होता है कि मेरे इंटरेक्शंस विद फेलो मुस्लिम्स वर वेरी लेस. इनफैक्ट आई हैव ग्रोन अप अमंग नॉन मुस्लिम्स. ऑल ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स. और ऑब्वियसली पहले भी लगता था, बट अब बहुत ज़्यादा लगता है. और जब आपको फिर इस सब के बावजूद बोला गया जेल में जिहादी, ट्विटर पे जो है वो पूरा बाकायदा स्टॉर्म चलाया गया कि कैसे एक जिहादी लड़की है, वो भी एक कश्मीरी ने तो और ज़्यादा ऐड कर दिया उसको कहा जाए, तो बड़ी तकलीफ़ होती होगी कि कहाँ इतना कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में आप पली बढ़ी, जहाँ एक डाइवर्स फ्रेंड सर्कल था और अचानक आपको आपकी पहचान के इर्द गिर्द बिल्कुल बांध दिया गया. But definitely, but there was one good thing that came out of it. It was like कि मैं जैसे अपने मिडिल क्लास सर्कल्स में, like in a circle where बर्थडेज के लिए पार्टी करने जाते हैं, डिस्क्स में जाते हैं, कोई भी ओकेजन होता है बाहर खाने जाते हैं, और रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मीडिया की नुआंसेस को एड्रेस नहीं करते. उस सर्कल में जब मुझसे सवाल किया जाता था कि अरे यार ये कश्मीरियों की प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये जामिया वालों की प्रॉब्लम क्या है, तो इट्स लाइक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. आप वो दूरी कैसे तय करोगे, वो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बड़ा मुश्किल हो जाता था कि मैं कैसे समझाऊं क्या प्रॉब्लम है. बट आई फील कि जब उनकी एक बहुत करीबी दोस्त अरेस्ट हुई और मतलब उसको इतना डिफेम किया गया, उसकी इमेज को इतना मलाइन किया गया, तो आई थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर देम टू रिलेट टू इट नाउ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो ये मैसेज फॉरवर्ड लेके जाएंगे बिकॉज नाउ दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड उन्होंने खुद अपनी आंखों से दिखा है. सो दिस मे बी वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट सिल्वर लाइनिंग. अब क्या इरादा है आपका जीवन के साथ, कैसे गुजारेंगे आगे? मुझे मालूम है सिर्फ आपको ज़मानत ही मिली है, ऐसा नहीं है कि रिहाई हुई है, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं. बाहर से देखने में लगता है कि ये बहुत ही साधारण, बहुत ऑर्डिनरी लाइफ है, लेकिन उतना ऑर्डिनरी नहीं रही. शायद ये हो सकता है आपकी लाइफ कभी ऑर्डिनरी ना हो पाए, क्योंकि जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक तरह से हमारी हिस्ट्री में रखा गया, तो हो सकता है आपके लिए कभी भी चीज़ें नॉर्मल ना हो पाएँ. क्या आप इसके लिए तैयार हैं, इस तरह की ज़िंदगी जिसमें ऑर्डिनरी नहीं हैं आप? Most importantly, Arfa, the thing that hurts you most is how your freedom is snatched from you. So I have been restricted to Delhi, right? So I can't go out. पहले मैं साल में 2-3 बार अपने घर जाया करती थी, and you know that was the time period जिसमें बहुत enjoy करती थी. अपने relatives को मिलते थे, we would go camping, we would like have dinners, lunch and so much. And मैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि मेरे मूवमेंट पे इतना रेस्ट्रिक्शन है. मुझे हर 15 दिन में जाके मतलब प्रोड्यूस होना होता है, देन आई हैव टू बी इन टच विद माई IO ऑल्सो. और मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है और जो ऑर्डिनरी आपकी लाइफ होती है जिसमें मे बी आपको कभी ध्यान ना रहे, बट फॉर मी इट मीन्स दैट यू नो इट विल सीरियसली हैम्पर मी लीगली. तो वो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केज्ड फील करती हूँ. I do not have that much of freedom of mobility, freedom of space. Also इतना abuse और इस तरह से आपको project किया जाता है कि you know you feel scared. There is always fear that you know what if somebody someday decides कि अपने मतलब to take matters in their own hands. How do you deal with it then? And I do not, मैं अपनी बेबी को बाहर लेके जिस तरह से मैं पहले जाती शायद, तो मैं नहीं लेके जा पाती बिकॉज मुझे उसका भी एक सिक्योरिटी के यू नो उससे एंगल से बहुत डर लगता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली, एंड सो मैनी पीपल जिन लोगों की मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं, आई डोंट नो कि मैं मतलब उनको किस तरह से अब पूरा करूं. ऑल्सो मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है उस लहजे से मुझे नहीं पता. लाइक एनीथिंग आई से it can be used against me. मुझे पता है कि मतलब I have to put 10 filters in my mind before speaking anything. Right? I was not a person like this. I was always very talkative. यानी आप ये कह रही हैं कि पूरी शख्सियत जो है वो आपकी वो एक तरह से सियासी हो गई, पोलिटिसाइज्ड हो गई. आपका जो बेसिक नेचर है वो ये है कि आप बात करना पसंद करती हैं या अपनी राय खुल कर रखने में विश्वास रखती हैं, और जाहिर है आप
एक आज़ाद देश में रहती हैं, आपको ये हक़ है, लेकिन संविधान क्या कहता है, सरकार उसे किस तरह से इंटरप्रेट करती है, फिर इसे सोसाइटी किस तरह से प्ले करती है, बहुत डिफरेंट है। और शायद आज़ादी भी हमें तब भी समझ में आती है जब वो हमसे ली जा रही होती है, या उससे पहले भी। हम अब देखिए 60-70 साल से शायद अपनी आज़ादी को, या हमारे जो अधिकार थे जिनको हम बहुत फ्रीली एक्सरसाइज करते थे अब तक, अब अमेरिकन थिंक टैंक के मुताबिक अब हम पार्टली फ्री कंट्री हो गए हैं। तब हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक फुली फ्री कंट्री क्या होता था। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।